हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 सिविक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज़ फेडरलिज्म, और ये फेडरलिज्म पर सेकंड वीडियो है। अगर आपने अब तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। वीडियो शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ओके, वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटीज़। सो हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से एक छोटा देश जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका ने अपनी डाइवर्सिटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया? अब ये तो छोटे कंट्रीज़ थे, इन लोगों ने मैनेज किया, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी उनके देश में, फिर भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको उन लोगों ने मैनेज किया। बट अगर एक बड़ा देश आ जाए जैसे कि इंडिया, जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री? और किस तरीके की पावर शेयरिंग की जाएगी हमारे कंट्री में, किस तरीके से पावर शेयरिंग को अरेंज किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा देश है ना, इसीलिए। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। तो भारत में बहुत लड़ाइयाँ हुई और पार्टीशन के बाद भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे स्टेट्स भारत के पार्ट बने। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को राज्यों का संघ घोषित किया। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हालांकि भारतीय संविधान में फेडरेशन वर्ड का यूज़ तो नहीं किया गया है, फिर भी इंडिया का जो यूनियन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया होगा, उसमें था फेडरलिज्म के 7 फीचर्स थे, उनको यहाँ पर कह रहा है देखने के लिए। वी कैन सी, तो अगर आप उन 7 फीचर्स को देखते हो तो आपको उसमें क्या दिखता है? ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जितने भी फीचर्स थे वो अप्लाई होते हैं हमारे इंडियन, और जो भी प्रोविज़न है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर ये सारे फीचर्स, जो 7 फीचर्स है, वो अप्लाई होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा संविधान था, वो ओरिजिनली तो प्रोवाइड किया था जो 2 टायर ऑफ सिस्टम था, यानी कि जो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट था और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 टायर ही पहले थे, बट लास्ट में एक तीसरा टायर जुड़ा, जो मैंने आपको बताया था। वो कौन सा था? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो लास्ट में जो तीसरा टायर जोड़ा ना हमारे फेडरलिज्म में, वो था पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटीज़ का। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इन्जॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। सो जैसा कि फेडरेशन में होता है किसी भी, ये तीनों ही टायर अपने अलग अलग सेपरेट ज्यूरिडिक्शन को इन्जॉय कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स between union government and the state government, thus it contains 3 lists। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, और इस तरीके से 3 लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आइए हम सबसे पहले यूनियन लिस्ट को देखते हैं। Union list includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currencies। So union list में जो subject include होते हैं वो हैं defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country। और ये सारे जो topics हैं वो इस list में इसलिए included हैं क्योंकि हमें इसके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत है पूरे देश में।
द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और जितने भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन हैं इस पर कानून बनाने का हक यूनियन गवर्नमेंट का ही है। सेकेंड लिस्ट, स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। अब स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं वो स्टेट के होते हैं और लोकल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट्स alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list। और जितने भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं उस पर हक जो है, उस पर कानून बनाने का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है। थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूड होता है उसमें दोनों ही सरकार का होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है दोनों ही गवर्नमेंट का, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। अब उस पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन। तो ये टॉपिक्स होते हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं इस पर लॉज बनाने का दोनों ही गवर्नमेंट को राइट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर लॉज बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर लॉज बना सकती है। ओके, इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, और अगर इन दोनों के लॉज में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो जो भी लॉज यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया होगा ना वो लास्ट में मान्य होगा। What about the subjects that do not fall in any of the three list? और क्या होगा अगर कोई सब्जेक्ट इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आता हो? और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया है उस टॉपिक पर किसका हक होगा कानून बनाने का, या उस पर कौन कानून बनाएगा? अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको हक होगा इन सब्जेक्ट्स पर जो कि संविधान बनने के बाद आए हैं उन पर कानून बनाने का, राइट। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent unit। तो हमने ऊपर मेंशन किया कि मतलब कि जो होल्डिंग टुगेदर था उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इक्वल पावर्स नहीं दी गई हैं, और इसी वजह से जो स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन में उनके पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं हैं। कुछ स्टेट्स होते हैं जो कि एक स्पेशल स्टेटस को इंजॉय करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविज़न इस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है बिना उस स्टेट असेंबली के अप्रूवल के। Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here। और भारतीय जो इस स्टेट के परमानेंट निवासी नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर के परमानेंट निवासी अगर नहीं है तो वो उस जगह का, उस राज्य में, उस स्टेट में न ही कोई लैंड खरीद सकते हैं और न ही कोई हाउस खरीद सकते हैं, यानी कि ज़मीन नहीं खरीद सकते घर बनाने के लिए। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस exist for some other states of India as well। और इसी तरीके से कुछ स्पेशल प्रोविज़न होती हैं कुछ दूसरे स्टेट्स में भी। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power। और इंडियन यूनियन के कुछ यूनिट्स हैं जो कि बहुत कम पावर इंजॉय करते हैं। These are areas which are too small to become an independent state। और ये जो एरियाज़ होते हैं ना जो जिनको कम पावर मिलती है, ये एरियाज़ बहुत ही छोटे होते हैं कि उनको एक इतना छोटा होता है कि उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बनाया जा सकता।
बट लेकिन विच कुड नॉट बी इमर्स्ड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट्स। सो अब ये तो एरिया में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें एक इंडिपेंडेंट मतलब कि इतने छोटे होते हैं कि उनको किसी भी राज्य में भी मर्ज नहीं किया जा सकता। वो इतने एरियाज़ में इतने छोटे होते हैं, न ही उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जा सकता और न ही उसको किसी पहले से ही जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें मर्ज किया जा सकता है। These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories। और ये जो स्टेट्स होती हैं ना, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और जो हमारा कैपिटल है दिल्ली, इनको हम यूनियन टेरिटरीज़ के नाम से जानते हैं। These territories do not have the power of the state। और इन यूनियन टेरिटरीज़ पर अपना खुद का जो पावर जो स्टेट का होता है ना, वो इन टेरिटरीज़ पे नहीं होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रन हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज़। तो इस पर जिस गवर्नमेंट का हक होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र सरकार के पास स्पेशल पावर होती है कि वो इन एरियाज़ को रन करें, राइट। ओके, this sharing of power between the union government and the state government is on the basis to the structure of the constitution। तो ये जो पावर शेयर हुआ ना इंडिया के यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ये बेसिक था, हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर था उस पे ही बेस था। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज करना, बदलाव लाना एक आसान नहीं था, यानी कि बहुत मुश्किल था इसमें कोई भी बदलाव लाना। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन दिस ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पार्लियामेंट अपने मतलब कि ऐसा नहीं था कि पार्लियामेंट अकेले ही इसके अरेंजमेंट में चेंजेस कर दे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। एनी चेंजेस टू दिस हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। और अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है तो सबसे पहले उस चीज़ को जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स है, यानी कि जो दोनों हाउस होती है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों ही हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, तभी वो चेंजेस एप्लीकेबल होगा। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। उसके बाद लेजिस्लेटर के द्वारा रेटिफाइड किया जाएगा, जो कि टोटल स्टेट है एटलीस्ट उनके हाफ, यानी कि जो टोटल स्टेट है उनके हाफ, जो लेजिस्लेटर होते हैं उनके हाफ से एटलीस्ट रेटिफाइड किया जाएगा, तब जा कर के कोई कानून या कोई चेंजेस बनेंगे। ठीक है, मतलब 2/3 मेजॉरिटी एक तो होनी चाहिए, और दूसरा तो जितने टोटल स्टेट है उसमें से लगभग हाफ लेजिस्लेचर के द्वारा जो है उन्हें रेटिफाइड किया जाएगा, जो भी चेंजेस हैं उन्हें रेटिफाइड किया जाएगा, तब जा कर के कोई चेंजेस बन सकते हैं। तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, राइट। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। तो ये तो मैंने आपको पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में बताया था कि जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये देखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी प्रोसीजर वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या फिर नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन पर उनका फोकस होता है कि अच्छे से कानून वगैरह को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन पावर्स, तो अगर कभी पावर डिवीजन को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। तो जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको हक होता है कि वो इस डिस्प्यूट में निर्णय ले। ओके, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो अपने जो भी टैक्सेस वो लेते हैं उनके सोर्स को रेज कर सके, ताकि इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द, यानी कि वो इसलिए रेस कर सकते ताकि उनको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई हैं वो उनको निभा सके, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो ये जो टॉपिक है इसे हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।